वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आप सबका। हम पढ़ रहे थे अंग्रेजों के साथ जो संघर्ष और प्रतिकार की जो भारतीय राजनीति का काल था उसके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, और हमने पढ़ लिया था 1857 का विद्रोह और उससे पहले कुछ जो आदिवासी विद्रोह हुए उनके बारे में भी जाना। अब हम शुरू कर रहे हैं भारत में राजनीतिक चेतना का उदय कैसे हुआ। देखिए, राजनीतिक चेतना क्या होती है? जब हम ये जानने लग जाते हैं कि किसी देश के नागरिक होने के नाते हमारे क्या अधिकार हैं, हम उन अधिकारों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर सत्ता में हमारा क्या जो है स्थान होना चाहिए या हमारा कितना भाग होना चाहिए, वो जानना, वो पहचानना, उस चीज को समझना क्या है, राजनीतिक चेतना होती है। अब एक थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझिए कि 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद एक बार की वो क्रांति दबा दी गई और लगभग पूरे देश में जो है अंग्रेजों का शासन हो गया। अब अंग्रेजों के शासन में अगर हम पर अत्याचार किए गए, कुछ बुरी बातें हुई, तो कुछ एक अच्छी चीजें भी हुई। अच्छी चीजें ये हुई कि अब भारतीयों ने भी जो है उच्च शिक्षा लेना शुरू किया या ब्रिटेन जाना, वहाँ की चीज़ों को देखना समझना शुरू किया कि किस तरह वहाँ सरकार चलाई जाती है, किस तरह वहाँ जो है प्रशासन को हैंडल किया जाता है। ये सब चीज़ें जब भारतीय बुद्धिजीवियों ने देखी समझी, यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स ने, तब उनको ये समझ में आया कि क्यों नहीं ये काम हम क्यों नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है कि ब्रिटिशर्स अपने आप को जो है वो सुप्रीम मानते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता, इंसान होने के नाते सब एक जैसे हैं। तो ये सब चीजें जब भारत के लोगों ने समझी, इंटेलेक्चुअल्स ने इन चीजों को पहचाना, तो धीरे धीरे भारत में जो है पॉलिटिकल अवेयरनेस या जिसको पॉलिटिकल जो है कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, उसका उदय होना शुरू हुआ। अब ये कॉन्शियसनेस जो है वो धीरे धीरे शो होने लगी। किस तरह से कि हम बात करने लगे इस बारे में। अच्छा, उसके साथ ही कुछ एक काम और हुए कि अखबार छपने लगे थे, तो भारत में भी 2-4 अखबारों को छापना ब्रिटिशर्स ने शुरू किया। उसके बाद में भारतीय इंटेलेक्चुअल्स ने भी कुछ एक अखबार निकाले। तो ये सब कड़ियां जब जुड़ती गई तो धीरे धीरे भारत में राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। राजनीतिक चेतना यानी पॉलिटिकल अवेयरनेस या पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। अब ये जो चेतना का उदय हुआ, सबसे पहले दो चीजें पढ़ते हैं कि 1857 के बाद ऐसा क्या हुआ। 1857 के बाद सबसे पहले ये हुआ कि जो प्रशासन है वो महारानी के द्वारा शुरू हो गया। हमने देखा, हमने पढ़ा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने भारत में जो है राज करना शुरू किया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज, या ये कह सकते हैं कि उनकी जो रेन है उसको हटा दिया गया और उसकी जगह भारतीय प्रशासन खुद महारानी के हाथ में दे दिया गया। या ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन में जो सरकार होती थी वही भारत के प्रशासन को संभालती थी। ठीक है, और दूसरा काम ये हुआ कि भारतीयों में राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। तो ये एक छोटा क्वेश्चन बनता है, कई बार छोटा क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के बाद भारत के जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें क्या परिवर्तन आए, है ना। अगर छोटा सा क्वेश्चन आए 1 नंबर का, तो ये 2 चीजें लिखनी है आपको कि जो प्रशासन है वो महारानी के द्वारा शुरू हो गया और भारतीयों में राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। ठीक है, अब ये जो राजनीतिक चेतना आई उसके कुछ स्पेसिफिक या जो जैसे हमने पढ़े स्वरूप, उसके स्वरूप कुछ अलग तरीके से थे। आज हमने जो पढ़ा कि हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जो पढ़ेंगे आगे भी, जो भी आंदोलन हुए वो सब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कुछ अलग है। एक तो ये कि ये जो चेतना का उदय हुआ ये अधिकांश धनी और शिक्षित लोग थे। मतलब अभी जन सामान्य में वो चीजें समझ में नहीं आई है। लोगों को सिर्फ यही समझ में आता था, सामान्य लोगों को, कि भाई हमें शासक है ये और इनको हमें टैक्स देना है। बस लोग वहीं तक सीमित थे। हाँ, टैक्स बढ़ जाता था या कुछ अत्याचार होते थे तो वो विद्रोह कर देते थे, लेकिन इससे ज्यादा राजनीतिक चेतना का उदय लोगों में नहीं हुआ था। लेकिन ये जो अधिकांश धनी और शिक्षित थे, अब वो उनके पास थोड़ा समय भी है, शिक्षा भी उनको प्राप्त हो गई है, तो वो सोचने लगे थे ये इंटेलेक्चुअल चीजें। फिर ये जो इंग्लैंड की उदारवादी सरकार थी, इन पर इनको बहुत विश्वास था। अभी भी ये आजाद होना नहीं चाहते थे, ये स्वतंत्रता इनका लक्ष्य नहीं था। इनका लक्ष्य ये था कि जो इंग्लैंड की जो उदारवादी सरकार है वो हम पर भी कुछ रहम करे, कुछ छूट दे, यही सब चाहते थे। और थोड़ी उत्तरदायी सरकार की मांग भी उठने लगी। उत्तरदायी होना क्या होता है? हम कुछ करते हैं उसके लिए जब हम किसी और के प्रति जवाबदेह होते हैं, हमें अपने अच्छे या बुरे उस काम का, उस जो कुछ भी हमने किया है उसका जवाब देना पड़ता हो, तो उसको उत्तरदायित्वता कहते हैं। तो इस उत्तरदायी सरकार की मांग होने लगी।
तो ये जो है भारतीय राजनीतिक चेतना का स्वरूप है, किस तरह से उदय हुआ। अब पढ़ते हैं कुछ घटनाओं के बारे में, इवेंट्स के बारे में। सबसे पहला 1868 में 1868 में हिंदू पैट्रियट नाम का एक अखबार निकलता था। ये भारत का सबसे पहला अखबार माना जाता है, द हिंदू पैट्रियट। ठीक है, ये अखबार निकलता था और इसमें एक व्यक्ति थे जो लेख लिखा करते थे, नाम था क्रिस्टोफर दास पाल। उन्होंने पहली बार उत्तरदायी सरकार की मांग की। तो अगर क्वेश्चन आए कि उत्तरदायी सरकार की सबसे पहली मांग किसने की, तो क्रिस्टोफर दास पाल ने। ठीक है, और इन्हीं क्रिस्टोफर दास पाल ने सबसे पहले तो 68 में की थी, 1868 में। फिर 1874 में एक लेख लिखा जिसमें सबसे पहला नाम, वो लेख का जो है जिसको कहते हैं टाइटल, वही उन्होंने दिया था स्वराज्य, यानी अपना शासन। और उसमें संवैधानिक सरकार की मांग की। देखो फर्क क्या है उत्तरदायी सरकार और संवैधानिक सरकार में। जब सरकार आपके प्रति जवाबदेह हो, जब अपने सही गलत कार्यों का आपको जवाब दे, तो वो तो है उत्तरदायी सरकार। संवैधानिक सरकार का मतलब होता है कि प्रॉपर से सारे नियम कानून कायदे बनाए जाएं और उन्हीं कायदों उन्हीं नियमों के अनुसार सरकार चलाई जाए। तो पहले तो उन्होंने की थी उत्तरदायी सरकार की मांग और फिर उन्होंने की थी संवैधानिक सरकार की मांग। ये तो सिर्फ एक बार सरकारों की मांग या फिर अखबारों में लिखने तक सीमित रह गया था। फिर उसके अगले साल 1874 में उन्होंने स्वराज्य नामक लेख लिखा और 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की गई। आपको इंडियन लीग के बारे में ये याद रखना है कि ये भारत का पहला राजनीतिक संगठन था। अगर क्वेश्चन आए कि भारत के पहले राजनीतिक संगठन की स्थापना कब और किस नाम से की गई, तो 1875 में इंडियन लीग के नाम से। ठीक है, उसके अगले वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। ये स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने और ये की गई थी अल्बर्ट हॉल कलकत्ता में, और 800 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और इस जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई, इसमें ये कहा गया कि अब हम भारत में राजनीतिक चेतना के प्रसार का काम करेंगे। मतलब इसकी जो स्थापना की गई थी वो इसी लक्ष्य से की गई थी कि जो समान विचारधारा वाले लोग हैं वो मिलेंगे, बात करेंगे और आम भारतीय लोगों तक इस राजनीतिक चेतना को पहुंचाने का कार्य करेंगे। So what happened after 1857? The first change which took place was the administration started under British rule. The administration whole which was conducted by East India Company had transferred under British rule, and political spirit of in India started awakening. Most of the people or intellectual who were there to arise the political spirit were educated and rich, and they believed in the liberal government of Britain. They always believed, they never wanted to be independent, they never wanted to be free, or never believed in the notion of freedom, but they believed in the liberal government of Britain. They demanded for an accountable government only. They just want the government to be accountable, to be responsible for them. And in 1868, the first newspaper of India, the Hindu Patriot, is the name of the first newspaper of India, the Hindu Patriot, and an editor of that paper named Christopher Das Paul had written for the first time demanding the government to be accountable with Indians or to be responsible for the Indians. After that, in 1874, he wrote an article named Swarajya. For the first time, name Swarajya was used as political consciousness by Christopher Das Pal in the newspaper, the Hindu Patriot, and in this article, he asked for constitutional government. I mean, we can say that he demanded a constitution to be made and the government to be conducted under constitutional rules. Just next year, in 1875, Indian League was organized. Indian League was the first ever political party of India. We knew that lots of organizations were there before this, but it was the first sheer pure political party of India, Indian League. And next year in 1876,
Indian Association was organized, and Surendranath Banerjee was the organizer or founder of Indian Association. In Albert Hall of Calcutta, it was organized, and 800 representatives took participation in this organization. So हमने पढ़ा दो संस्थाओं के बारे में, इंडियन लीग जो भारत की पहली राजनीतिक संस्था या राजनीतिक पार्टी है, और इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की, और अल्बर्ट हॉल कलकत्ता में इसकी स्थापना की। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस बनते हैं ये इसी तरह से क्वेश्चंस बनेंगे अगर छोटे क्वेश्चन या बनते हैं, और बड़े क्वेश्चंस भी जब आप लिखते हो तो सिर्फ आप वर्णन कहाँ तक करोगे, उसमें आप फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकते, उसमें हम नामों को डिनाई नहीं कर सकते, उसमें आप जगहों को या घटनाओं को तो डिनाई नहीं कर सकते। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, ये सारे जो नाम हैं, आप कहानियों की तरह याद रखें और थोड़ा थोड़ा लिखकर, जितना जरूरी है उतना लिखकर याद करें। लेकिन जब आप एग्जाम में लिखें तो उस पूरी कहानी को, उस पूरे जो घटनाक्रम है उसको अपने आंसर में एलोबरेट करें, इसी से आपकी मार्किंग जो है वो बेटर होती है। तो हमने पढ़ा इंडियन एसोसिएशन के बारे में। अब एक महत्वपूर्ण चरण की चर्चा करेंगे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं भारतीय राजनीति के सबसे इंपॉर्टेंट फेज के बारे में, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। इसकी स्थापना जो है, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी। भारतीय जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है उसकी पूरी प्रक्रिया में एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो संस्था है उसकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी। लेकिन इसके पीछे उनका भी निहित स्वार्थ था। अंग्रेज जो है वो ये चाहते थे कि, आपने पहले देखा इंडियन लीग, फिर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, धीरे धीरे जो भारतीय पढ़ लिख गए थे वो ये चाहते थे कि उनको उत्तरदायी सरकार मिले, यानी भारतीयों को समझ आने लगी थी क्या चीज़ें हैं। तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जहां भारतीयों को ये लगे कि हाँ, हमें प्रतिनिधित्व मिल गया है, हम अपनी बात कह सकते हैं, और हमें भी ये पता चल जाए कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके आगामी कार्यक्रम क्या हो सकते हैं। तो ये जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी ये बिल्कुल अंग्रेजों के निहित स्वार्थों का परिणाम थी। वो बस ये चाहते थे कि वो उनके बारे में पूरी उनकी गतिविधियों, उनकी सोच, उनकी बातों के बारे में पता लगा सके, और इसीलिए एक अंग्रेज जो है अधिकारी जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। देखो बच्चों, आपको अगर ये पूरा याद नहीं रहता है तो आप A.O. ह्यूम याद रख सकते हो, ठीक है ना। A.O. ह्यूम ने की थी, कांग्रेस की स्थापना की थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या A.O. ह्यूम ने। लेकिन वो स्वयं जो है उसके अध्यक्ष कभी नहीं बने, क्योंकि वो जो है हमेशा उनकी स्थापना करने का उद्देश्य यही था, क्योंकि वो भारतीयों को ये महसूस कराना चाहते थे कि हाँ, हम आपको एक अकाउंटेबल जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक ऐसा मंच प्रोवाइड करवा रहे हैं जहाँ आप अपनी बात कह सको, आप विरोध प्रदर्शन कर सको। तो ये सब जो है उनका लक्ष्य था। तो A.O. ह्यूम या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। ये स्थापना कब हुई? उसी दिन हुई जब इसका पहला अधिवेशन हुआ, 28 दिसंबर 1885। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और इसका पहला अधिवेशन भी उसी दिन हुआ था। और पहले अधिवेशन के या पहले अध्यक्ष जिन्हें कह सकते हैं वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले जो है अध्यक्ष जो थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये पहला अधिवेशन हुआ कहाँ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो बंबई में है, वहां पे हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो बंबई में है। फिर 72 पूरे देश से आए हुए 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, 72 रिप्रेजेंटेटिव्स थे वहां। उद्देश्य क्या था कांग्रेस की स्थापना का? देखिए, अंग्रेजों का निहित उद्देश्य था, लेकिन जब कोई संस्था की स्थापना होती है तो वही चीजें तो बताई नहीं जाएगी कि अंग्रेज जानना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, नहीं। उद्देश्य जो कागजों में लिखा गया या जो एलोबरेट किया गया वो क्या था? सबसे पहला उद्देश्य था कि राष्ट्रवादी जो भी हैं उनका आपस में परिचय हो। राष्ट्रवादी क्या होते हैं? जो अपने राष्ट्र के लिए सोचते हैं, अपने देश के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, भला चाह रहे हैं, वो राष्ट्रवादियों का आपस में परिचय हो, आगामी कार्यक्रमों पर विचार हो। ये बैठ के बात करें कि चलो आगे क्या कार्यक्रम लिए जाएंगे, क्या किस तरह से बैठकें होंगी, उनमें क्या मांग जो है रखी जाएगी। साथ ही ये एक इसी में ऐड कर दिया गया था कि ये जो कांग्रेस होगी ये ब्रिटिश संसद के प्रति पूरी निष्ठा रखेगी। देखिए, यहीं से हमें उनका लक्ष्य समझ में आ जाता है अंग्रेजों का, कि उन्होंने साफ पहला जो उद्देश्य था उनमें ये एक चीज ऐड कर दी थी कि जो ब्रिटिश संसद जो करेगी उसको कांग्रेस पूरी तरह से सपोर्ट करेगी। फिर भारतीय संसद की पूर्वगामी संस्था कह सकते हैं। आज हम जो भारतीय संसद देखते हैं
अंग्रेजों को उस समय यही लगता था कि भारतीय खुद तो राज करने लायक है नहीं, तो कांग्रेस को जो है एक ऐसे फॉर्मेशन में ढाला गया कि ये एक तरह से भारतीय संसद जैसी संस्था ही बन गई, ठीक है ना। तो ये जो भारतीय संसद की पूर्वगामी संस्था का रूप लेगी, इसका मतलब ये इस तरह से सरकार को चलाएगी अंग्रेज शासन के अधीन कि वो बिल्कुल अकाउंटेबल या उत्तरदायी हो, प्रतिनिधि हो या उत्तरदायी हो। प्रतिनिधि कहते हैं जब जनता में से चुन के उनकी तरफ से कोई बोले तो उसको प्रतिनिधि कहते हैं, और उत्तरदायी का मतलब जो हर चीज के लिए जवाबदेह हो। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापना की A.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को स्थापना भी हुई और पहला अधिवेशन भी, जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये अधिवेशन हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में। 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और इनके उद्देश्य ये थे: राष्ट्रवादियों का आपस में परिचय करना, आने वाले कार्यक्रमों पर विचार करना, ब्रिटिश संसद के प्रति पूरी निष्ठा बनाए रखना और भारतीय संसद की पूर्वगामी संस्था की तरह काम करना, और भारत में जो है ऐसी सरकार की स्थापना करना जो कि प्रतिनिधि भी हो और उत्तरदायी भी हो, ठीक है। We are talking about Indian National Congress, which is an important phase when we always read about or we learn about the Indian freedom struggle. The founder of Indian National Congress was Alan Octavian Hume, aka A.O. Hume. On 28th December 1885, the first session was held in Gokuldas Tejpal Sanskrit College of Bombay. Vyomesh Chandra Banerjee himself was the first president of its first session, and 72 representatives took participation in the first session of Indian National Congress. What were the objectives of Indian National Congress? Why was it formated? Actually, it was formated just to know about the thinking process or the way Indian intellectuals were thinking that time. Actually, Britishers want to provide a stage to Indian intellectuals to put their things in front of them and just to know about the strategy against British empires they were thinking about. That's why the English official named Alan Octavian Hume founded it. अब objectives क्या हो सकते हैं? पहला objective ये था, they wanted a friendly relations between nationalists. A nationalist is a person who is thinking about his or her country and wants the development for his or her country. So they want friendly relations between nationalists to think on upcoming programs. What are they going to do? This was the main aim of Britishers to know about. So to think on upcoming programs and being fully devoted to the Britishers, this is the important thing to know, that the objective behind the foundation of Indian National Congress was Britishers wanted Indian to be fully devoted to the Britishers. Then forming as the Parliament of India, formation of Congress was structured like a parliament. Britishers wanted them to feel as that they are forming their own parliament in their own country. Now, running a representative or accountable government was the last aim of Congress. Yet उनको इलेक्शन लड़ने का कोई अधिकार नहीं था, उनको सरकार चला के कर लगाने का भी कोई अधिकार नहीं था। वो सिर्फ एक प्रैक्टिस कर रहे थे जिसको हम कह सकते हैं मूक पार्लियामेंट। वो मूक पार्लियामेंट बनाई गई थी ताकि क्या है कि भारतीयों को ऐसा लगे कि हाँ, हमें भी शासन में जो है अधिकार हिस्सा मिल गया है और अंग्रेजों को भी उससे कोई कष्ट ना हो। तो ये था इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, उसके कुछ जो है शुरुआती कार्य और उनके उद्देश्य। अब जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। वो बदलाव क्या आया, कब आया, कैसे आया, ये पढ़ते हैं अब। हाँ, तो स्टूडेंट्स, कांग्रेस की स्थापना और उसके उद्देश्यों के बारे में हमने बात की थी। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो वो एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी और वो भी अंग्रेजों के हितों को साधने के लिए। लेकिन हर चीज़ वैसी नहीं रहती, टाइम के साथ बदलती ज़रूर है। तो कांग्रेस में जो बदलाव आए उनको हम फेजेस ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस के जो कालखंड है उनके बारे में, उनके टॉपिक के अंडर पढ़ते हैं। उदारवादी राजनीति और अतिवादी राजनीति के दो काल में कांग्रेस का विकास हुआ। देखिए 1919 में जो है एक कानून आया था, रॉलेट एक्ट।
उसके बाद पूरे भारतीय जो राजनीति थी उसकी दिशा बदल गई। तो हम जो अभी अध्ययन करेंगे वो करेंगे कांग्रेस की स्थापना यानी 1885 से लेके 1919 तक। तो 1885 से लेके 1919 के बीच में कांग्रेस के दो काल माने जाते हैं। पहला, जिसको उदारवादी राजनीति या मॉडरेट पॉलिटिकल फेज भी कहा जाता है। उदारवाद का मतलब होता है जो सबके लिए पॉजिटिवली सोचना, चाहे आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो भी आप ये देखो कि आप हमेशा मॉडरेट या आप हमेशा संयमी बने रहो। तो वो वाला राजनीति का जो युग है स्थापना से लेकर 1890 यानी कि 5 साल के लिए ही माना जाता है कि उस समय जो कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो ऑब्वियसली वो अंग्रेज अधिकारी ने की थी और उन्हीं के नक्शे कदम पर भारतीय नेता जो है वो चल रहे थे। तो इसको उदारवादी राजनीति या मॉडरेट पॉलिटिकल फेज कहा जाता है। इसके साथ ही इसको एक नाम और दिया जाता है राजनीतिक भिक्षावृत्ति का काल, है ना। द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल कोकरेंस, द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल कोकरेंस, राजनीतिक भिक्षावृत्ति का काल। भिक्षावृत्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय जो भी बातें होती थी वो सिर्फ मांग के लेते थे। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट में इतनी ज्यादा श्रद्धा थी कि मांगते थे, अपना हक भी उनसे मांगते थे, इसलिए इसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति का काल कहा जाता है। कौन से काल को? स्थापना से लेकर यानी 1885 से लेकर 1890 तक के काल को। नेता जो थे इसके गोपाल कृष्ण गोखले, दिनशा वाचा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये मुख्य नेता थे इसके। ठीक है, तो ये नेताओं के नाम भी आपको लर्न करने हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, दिनशा वाचा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी और फिरोज शाह मेहता, ये मुख्य नेता थे। इनको जो है उदारवाद और संयम पर बड़ा विश्वास था। लिबरलिज्म और जो सेल्फ कंट्रोल होता है उस पर ये बहुत विश्वास करते थे। ये इनका ये कहना था कि आप वेट कीजिए, सरकार आपके लिए अच्छा ही करेगी। येट ब्रिटिशर्स जो है बहुत एट्रोसिटीज में व्यस्त थे, बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये जो है उदारवाद और संयम पर बहुत विश्वास रख के बैठे थे। एक कमी यहाँ इस काल में ये रही कि जनसाधारण से इनका संपर्क नहीं हुआ, नॉट कनेक्टेड टू द कॉमन फोक ऑफ इंडिया। और इसीलिए ये जो राजनीतिक चेतना इन नेताओं में आई थी वो अभी तक जनसाधारण में प्रवेश नहीं कर पाई थी। अभी तक कांग्रेस जो है वो जन जन की पार्टी नहीं बन पाई थी, जो कि आगे के हम स्वतंत्रता इतिहास में पढ़ते हैं। कांग्रेस अभी तक जन जन की पार्टी नहीं बन पाई थी, ठीक है ना। अभी तक असाधारण जनता से इनका संपर्क नहीं हुआ, येट नॉट कनेक्टेड विद द कॉमन फोक ऑफ इंडिया। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, इन्होंने कभी स्वतंत्रता की मांग भी नहीं की। कभी ये नहीं कहा कि वी जस्ट वांट फुल फ्रीडम और फुल इंडिपेंडेंस, ये कुछ भी नहीं कहा। इन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें आप कुछ रियायतें दे दीजिए, कुछ कंसेशंस दे दीजिए। रियायतें कभी टैक्स में कि भाई इस साल अकाल पड़ गया है तो जनता को यहाँ रियायत चाहिए, या हमें पॉलिटिकल जो है वो जानकारियों में रियायत चाहिए, कुछ भी तरह किसी भी तरह की वो रियायतें चाह रहे थे, छूट चाह रहे थे, जो कंसेशंस है वो चाह रहे थे और कुछ नहीं चाहता। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं उदारवादी राजनीति या पॉलिटिकल, द फेज ऑफ पॉलिटिकल मॉडरेशन। 1885 से 90 तक का है ये काल। इसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति का काल या द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल कोकरेंस भी कहते हैं। इसके नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, दिनशा वाचा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। उदारवाद और संयम पर ये बहुत विश्वास रखते थे, जनसाधारण से इनका कोई विशेष संपर्क नहीं था और स्वतंत्रता की, फुल फ्रीडम की या इंडिपेंडेंस की मांग अभी तक नहीं कर रहे थे और सिर्फ कुछ रियायतों की ये मांग कर रहे थे सरकार से। ठीक है। नेक्स्ट जो फेज है वो कहलाता है अतिवादी राजनीति या द पॉलिटिकल पीरियड, द फेज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स। एक्सट्रीम यानी कि एक्सट्रीम लेवल तक ले जाना, अतिवाद तक ले जाना इसको, या इसको उग्रवादी काल भी कहते हैं, गर्मपंथी विचारधारा का काल भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये नाम जब आए तो आप कंफ्यूज नहीं होना, इसको उग्रवाद का काल, उग्रवादी काल भी कहते हैं, गर्मपंथी विचारधारा का काल भी कहते हैं और अतिवादी राजनीति या एक्सट्रीमिस्ट्स, द फेज ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स भी कहा जाता है। ये कहलाता है 1890 से लेके 1919 तक। देखिए स्थापना यानी 1885 से लेके 90 तक का उदारवादी और 1890 से लेके 1919 तक अतिवादी काल। इसके नेता थे लाल बाल पाल, लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी विपिन चंद्र पाल। ठीक है ना। लाल यानी लाला लाजपत राय।
लाला लाजपत राय। ये याद रखने का सही तरीका यही है, लाल बाल पाल, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और पाल यानी विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। जो उस समय ये तीनों की जो गुट था वो लाल बाल पाल कहलाता था। और इसके अलावा अरविंद घोष भी इसी गुट के माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने पहली बार स्वराज्य की मांग की, डिमांडेड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। येट इस काल में भी अभी तक स्वतंत्रता की मांग नहीं उठी है। कहीं ये नहीं कहा गया है कि वी वांट फुल फ्रीडम, वी वांट फुल्ली इंडिपेंडेंट नेशन, ये कहीं नहीं कहा गया। ये कहा गया कि वी वांट सेल्फ गवर्नमेंट। हम ये चाहते हैं कि जो सरकार है वो हमारी चले, अगर हमारी नहीं भी चले, हमारी सरकार चलने का मतलब ये नहीं कि आप हमें सब कुछ बना दो। हमारी सरकार चलने का मतलब ये कहते थे कि आप चुनाव करवाइए और जनता को ये फैसला करने दीजिए कि वो किसको सरकार बनाना चाहती है। ठीक है, एक चीज जो नेशनल कांग्रेस का अब शुरू हो गया था, जो कि राष्ट्रीय राजनीति या बाद के स्वतंत्रता संग्राम से मिलता जुलता है, वो ये है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। दे स्टार्टेड बीइंग बॉयकॉट विद द फॉरेन गुड्स। क्यों? क्योंकि अब इनको समझ में आ गया था कि अंग्रेजों के व्यापार की अगर रीढ़ तोड़ दी जाए तो शायद अंग्रेज परेशान होकर यहाँ से जा सकते हैं। तो इन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था और स्वदेशी के उपयोग पर बल देने लगे थे। दे इम्पोज्ड द यूज ऑफ स्वदेशी। और तीसरा ये कि इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा पर भी बल दिया था कि आपके राष्ट्र में जो इतिहास रहा है उस इतिहास को बच्चों को पढ़ाया जाए। क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही ब्रिटिशर्स यहाँ आए, उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, अपनी ब्यूरोक्रेसी को मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ के बच्चों को वो शिक्षा देनी शुरू की जो उनके लिए क्लर्क्स पैदा कर सकें। ठीक है ना, मतलब उनके यहाँ ऑफिसेज में रहकर काम करने लायक ही बन सके सिर्फ। तो वो शिक्षा पद्धति से नुकसान हो रहा था, तो ये चाहते थे कि उनको राष्ट्रीय शिक्षा ज्यादा प्रदान की जाए। तो ये है कांग्रेस का वो काल जिसमें कांग्रेस में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हुए। पहला उदारवादी राजनीति का काल और दूसरा अतिवादी राजनीति का काल। ठीक है ना, उदारवादी में फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता जो है कभी प्रॉब्लम होती तो एप्लीकेशंस दे देते, वेट करते कि हमारी सुनवाई होगी, या मीटिंग्स में भाग लेके उनको बताते। सिर्फ इतना ही करते, अगर वो कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो कोई ज्यादा प्रोटेस्ट या विरोध जैसी बातें नहीं होती थी। लेकिन 1890 के बाद जब लाल बाल पाल और अरविंद घोष के हाथ में ये जो है लीडरशिप आई, तो उन्होंने विरोध करना शुरू किया। उन्होंने ये जताना शुरू किया कि हमारे देश में इस तरह से काम नहीं चलेगा जो आप लोग कर रहे हो। अब मॉडरेट जो फेज है उससे कांग्रेस बाहर आ चुकी थी, उदारवादी काल से कांग्रेस थोड़ी बाहर आने लगी थी। और 1919 के बाद ये सब कुछ पूरा बदल गया। एक पृष्ठभूमि मैं आपके सामने बना देती हूँ। 1905 में पहली बार जो है बंग भंग किया गया। बंग भंग का मतलब होता है बंगाल का विभाजन। बंगाल जो हमने पढ़ा कि बहुत ही समृद्ध प्रदेश था भारत का, 1905 में उसका विभाजन किया गया और वो भी सांप्रदायिक आधार पर। भारत हमेशा से ही हिंदू, मुस्लिम और बाकी अन्य धर्मों के जो है बहुत ही भाईचारे के साथ रहने के लिए जाना जाता था। पहली बार बंगाल को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर विभाजित किया अंग्रेजों ने, और यहीं से उनकी जो है वो बांटो और राज करो की नीति ने रंग लाना शुरू किया। और हुआ ये कि बंग भंग के बाद जो है जो आंदोलन है वो कुछ धीमा पड़ने लगा था, लेकिन ये बंग भंग इतना ज़्यादा जो है चल नहीं पाया। और इस तरह से वहाँ से जो है भारतीय राजनीति के एक नए युग की शुरुआत हुई। और 1919 में जब रोलट एक्ट लाया गया, तब से भारतीय राजनीति जो है बिल्कुल ही एक्सट्रीम फेज में चली गई, जहाँ से ऐसे ऐसे आंदोलन हुए कि आखिरकार अंग्रेजों को ये देश छोड़ के जाना ही पड़ा। ठीक है, तो ये था कांग्रेस का वो फेज जिसमें कांग्रेस में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस आए, बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आए। पहला बदलाव जो शुरुआत से था उदारवादी काल का, और दूसरा बदलाव जो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था वो था उग्रवादी, गर्मपंथी या फिर अतिवादी विचारधारा का काल। तो स्टूडेंट्स, कांग्रेस के फेजेस के बाद हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं जो कि है स्वशासन आंदोलन या होम रूल लीग। देखिए, स्वशासन आंदोलन जो है बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाया पाया था भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें, लेकिन फिर भी इसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्यों स्वशासन इतना जरूरी है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1915 में हुई थी। 1915 में जो है श्रीमती एनी बेसेंट ने इसकी शुरुआत की थी।
एनी बेसेंट जो थी वो खुद भारतीय नहीं थी, वो ब्रिटिशर्स थी, या उनको ऐसा कह सकते हैं कि वो आयरलैंड की थी। आयरलैंड जो कि ब्रिटेन का ही एक हिस्सा है, इंग्लैंड का ही एक हिस्सा है, वहां की थी एनी बेसेंट। और आयरलैंड में जो है आयरिश होम रूल लीग, आयरिश होम रूल लीग नाम से चलता था, ये स्वशासन के लिए आंदोलन चला था, आयरिश होम रूल। तो होम रूल का मतलब ही यही होता है कि अपने घर से शासन या अपने घर के नाम से शासन। तो हम बात पढ़ भी यही रहे हैं होम रूल मूवमेंट्स के बारे में। तो आयरिश होम रूल की जो संकल्पना थी उसी के आधार पर इन्होंने जो है 1915 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग, होम रूल लीग की स्थापना की थी 1915 में, होम रूल लीग। ठीक है, अब हुआ ये कि सिर्फ ये नहीं था कि एक एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की और हो गया। 1916 में, उसके ठीक अगले साल 1916 में, आप सभी एक नाम से बिल्कुल अच्छे से वाकिफ हैं, वो है तिलक। ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में पूना में होम रूल लीग की एक और पार्टी की स्थापना की और उसका नाम भी यही था, होम रूल लीग। ठीक है ना, तो 1915 में श्रीमती एनी बेसेंट ने स्थापना की थी होम रूल लीग की, और 1916 में पूना में तिलक ने स्थापना की थी होम रूल लीग की। लेकिन ये दोनों अलग अलग बिल्कुल नहीं रहे, बाद में इन्होंने बिल्कुल ही जो है म्यूचुअल हार्मनी के साथ मिलके काम करना शुरू कर दिया था। ये दोनों ही संस्थाएं अलग अलग जगह से काम कर रही थी, लेकिन बहुत ही म्यूचुअल हार्मनी, जो आपस में बिल्कुल सहयोग या समन्वय के साथ काम करते हैं, इन्होंने बहुत समन्वय के साथ काम किया था, साथ साथ काम कर रहे थे, कोई इनके अंदर विरोध की भावना नहीं थी, दोनों ही साथ साथ कर रहे थे। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। 1915 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की, 1916 में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी पूना में, लेकिन कार्य दोनों ही समन्वय के साथ कर रहे थे। एक छोटी सी बात और ध्यान में रखनी है कि इन्होंने मांग क्या की थी, इन्होंने मांग की थी स्वशासन की। नाम ही होम रूल लीग है, तो इन्होंने स्वशासन, या जिसको ऑटोनॉमी कहते हैं, ऑटोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश जो सरकार है उसी के अंतर्गत अपने शासन की मांग की। उन्होंने कहा कि आप, ऐसा नहीं है कि आप देश छोड़ के चले जाओ, लेकिन हमारा जो प्रांतीय प्रशासन है, देखिए भारत एक बहुत बड़ा देश था, तो उसको जो छोटे छोटे में प्रांतों में बांटा गया, जहाँ की अपनी समस्याएं, अपनी विविधताएं होती है, तो उन्होंने ये कहा कि हमारा जो प्रांतीय प्रशासन है, कम से कम वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो हमें संभालने दीजिए। तो इस स्वशासन की मांग होम रूल आंदोलन के अंतर्गत की गई। ठीक है ना, तो एक छोटा ही क्वेश्चन बनता है, एक छोटा ही टॉपिक है, लेकिन अगर भारतीय राजनीतिक चेतना का पूरा टॉपिक आए आपके क्वेश्चन के अनुसार कि भाई 1857 के बाद भारतीय राजनीतिक चेतना और उसके अंतर्गत उदय होने वाले राजनीतिक दलों का परिचय दीजिए, तो आपको होम रूल को भी उसके अंदर जो है मेंशन करना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था होम रूल। और इस तरह हमने भारतीय राजनीतिक चेतना किस तरह से जागृत हुई, किस तरह से भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण पड़ा हुआ है, ये पढ़ा। अब आगे के वीडियोस में हम ये जानेंगे कि किस तरह से भारतीय राजनीति 1919 के बाद भारतीय राजनीति किस तरह जो है वहां तक पहुंची जहां हमें स्वतंत्रता मिल गई, यानी कि 1947 तक वो जो कुछ आंदोलन हुए उन सब के बारे में पढ़ेंगे हम अगले वीडियोस में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।